अब टॉपिक है रेमेडीज। लॉ ऑफ टॉट को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कंप्लीट करने के बाद और जनरली देखें तो लॉ ऑफ टॉट्स को मेजरली कंप्लीट करने के बाद हमारा टॉपिक आता है रेमेडीज का। हमने ये देख लिया टॉट क्या होता है, कैसे कैसे टॉट एक्ट होते हैं, डिफेंसेस क्या होते हैं, कितने कॉन्सिक्वेंसेस तक किसी को लायबल ठहराया जाएगा। फिर आखिर में हमारे पास आता है रेमेडीज कि हमें रेमेडीज क्या क्या मिल सकती हैं। अब यही इम्पोर्टेंट टॉपिक बचता है कि सब कुछ देखने के बाद ये तो पता लगे कि रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है। जिसने हमारे खिलाफ टोटियस एक्ट किया है, टोट कमिट किया है, हमें उसके लिए क्या क्या रेमेडीज मिलेंगी। रेमेडीज क्या होता है? जो आपको नुकसान हुआ उसकी भरपाई, मतलब जो डैमेजेस हुए वो आपको डैमेजेस मिलने भी तो चाहिए ना। टोट लो तो इसी के ऊपर बेस्ड है, उबी जस इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। जहाँ पर आपका राइट होगा और वो अगर किसी ने छीना तो आपको रेमेडी मिलेगी मिलेगी। जहाँ पर राइट होगा और उसके लिए कोई ना कोई रेमेडी होगी होगी। ये पता लग गया रेमेडीज क्या होता है। अब और अच्छे से समझने के लिए आगे रेमेडीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक जुडिशियल, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियली आप क्या क्या रेमेडीज ले सकते हो, कोर्ट के थ्रू आप कौन कौन सी रेमेडीज ले सकते हो। जिसने आपके खिलाफ टोट कमिट किया है उससे कोर्ट के द्वारा क्या रेमेडीज ले सकते हो। सबसे पहला है नॉमिनल डैमेजेस, जहां पर आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज तो हुआ है पर आपको कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, पर उसने टोट तो कमिट किया ही है, तो इसीलिए उसको लायबल ठहराया जाता है नॉमिनल डैमेजेस के लिए। नॉमिनल मतलब थोड़े बहुत आपको डैमेजेस दे दिए जाते हैं। इससे ये भी बात सिक्योर हो जाती है कि जिस पर्सन ने टोट कमिट किया है उसको हमने लायबल भी ठहराया। जैसे एशबे वर्सेस वाइट का केस था, उसका लीगल राइट था वोट डालना, उसको वोट डालने से रोक लिया गया। हालांकि उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ वोट ना डालने से, उसका कैंडिडेट तो जीत भी गया। ये ऑब्जर्व किया गया कि इसको नुकसान तो वैसे कुछ नहीं हुआ पर इसका लीगल राइट इन्फ्रिंज हो गया। जस्टिस को इंश्योर करने के लिए उसको लायबल ठहराया गया नॉमिनल डैमेजेस के लिए, कि चाहे नुकसान उसको नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि आपको अब छोड़ देंगे, आपको लायबल नहीं ठहराएंगे, लायबल ठहराया गया। फिर इसके बाद आता है कॉन्टेम्प्टुअस डैमेजेस। नॉमिनल में आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, कंटेम्प्टुअस में आपको थोड़ा थोड़ा नुकसान जब हो जाए तो नॉमिनल से ज्यादा डैमेजेस कंटेम्प्टुअस में दिए जाते हैं। ये वाले डैमेजेस को आप एज अ लैडर समझो तो ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। कंटेम्प्टुअस में नॉमिनल से ज्यादा मिलते हैं, क्यों? सिचुएशन टू सिचुएशन मैटर करता है। यहाँ पर वो सिचुएशंस होती हैं जिसमें कोर्ट सोचे कि नॉमिनल से ज्यादा देने चाहिए पर फुली कंपनसेट नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी सिचुएशंस हो तो कंटेम्प्टुअस दिए जाते हैं, मतलब पूरा कंपनसेट नहीं किया गया पर नॉमिनल से ज्यादा किया है। तीसरा है कंपनसेटरी डैमेजेस। इसमें जितनी हार्म हो उतना कंपनसेट कर दिया जाता है, मतलब जितना नुकसान हो उतनी भरपाई कर दी जाती है। अब फोर्थ है एग्रावेटेड, कंपनसेटरी से ज्यादा। ये वो सिचुएशंस होती हैं जनरली जहां पर प्लेंटिव्स की फीलिंग्स भी हर्ट हो जाए, तो उसको जितना नुकसान हो तो जितनी उसकी भरपाई करनी चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, तो ये एग्रावेटेड आ गया। अब फिफ्थ रेमेडी है एग्जाम्पलरी डैमेजेस। ये वो सिचुएशंस में दिया जाता है जहां पर कोर्ट को एक एग्जाम्पल सेट करना पड़े कि ये टोट एक्ट ना हो, सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट करने के लिए, तो इसमें ज्यादा डैमेजेस दिए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम भी एग्जाम्पलरी है। जैसे भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एमएलए भीम सिंह को एग्जाम्पलरी डैमेजेस मिले थे। अब सिक्स्थ है प्रोस्पेक्टिव डैमेजेस। इनको प्रोस्पेक्टिव या फ्यूचर डैमेजेस भी कहा जाता है। ये वो सिचुएशंस में दिया जाता है जहां पर कोर्ट को लगे फ्यूचर को देखते हुए डैमेजेस देने चाहिए। एक केस से समझो, वाई एस कुमार वर्सेस कुलदीप सिंह। इसमें एक एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर होता है, उसको एक मोटरसाइकिल हिट कर देता है तो उसको काफी फिजिकल इंजरीज आ जाती हैं एंकल पर, जिससे उसको परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। तो कोर्ट ने इस केस में उसको 12 इयर्स का कैलकुलेट करके 7200 दिलवाई। 12 इयर्स की इकट्ठी ही कैलकुलेट करके कि उसकी नॉर्मल लाइफ खराब हो गई, तो 12 इयर्स तक काउंट करके कैलकुलेट करके उस टाइम के अकॉर्डिंग उसको प्रोस्पेक्टिव यानी कि फ्यूचर डैमेजेस मिले। इन डैमेजेस को फ्यूचर या प्रोस्पेक्टिव डैमेजेस कहा जाता है। तो आगे जुडिशियल रेमेडीज में इंजंक्शंस आती हैं। इंजंक्शंस को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी डिफाइन किया गया है। यहाँ पर आपको टेम्पोरेरी और परपेचुअल इंजंक्शन समझनी है और प्रोहिबिटरी और मैंडेटरी। इंजंक्शंस होती क्या है? सिंपल वर्ड्स में समझो कि जब कोई कोर्ट ऑर्डर दे किसी काम को करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए, जिसको आप कर रहे हो उसको हम इंजंक्शन कहते हैं। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप कोई काम कीजिए,
कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप ये वाला काम कर रहे हो, ये मत करो। कोई काम करवाना या कोई काम आपसे करना रुकवा देना, उसको हम इंजंक्शन कहते हैं। सबसे पहले समझो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। एज द नेम सुजेस्ट्स, ये आपको काम करने से रोकती है। मान लो आप न्यूसेंस कर रहे हो या ट्रेसपास कर रहे हो, तो कोर्ट क्या करेगी, आपको वो करने से रोकेगी, वो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन पास करेगी, तब उसको हम प्रोहिबिटरी इंजंक्शन कहते हैं। दूसरी मैंडेटरी इंजंक्शन, यहाँ पर आपको कहा जाता है कि आप कोई काम करिए। कोई आपने वॉल बनवा लिया, तो वो जब तोड़ने के लिए कहा तो आपको कुछ करने के लिए कहा, ये मैंडेटरी इंजंक्शन हो गई। अब टेम्पररी और परपेचुअल इंजंक्शन, ये दोनों वैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में डिफाइंड है। यहाँ पर आप सिंपल वर्ड्स में समझो, टेम्पोरेरी इंजंक्शन वो होती है जो टेम्पोरेरी टाइम पीरियड के लिए दी जाए। मतलब कोर्ट ने कहा है इस टाइम पीरियड तक मैं इशू कर रही हूँ, या ये कह कर दे दी कि जब तक मैं अगला ऑर्डर ना पास करूँ तब तक ये इंजंक्शन चलेगी। जैसे मान लो केस चल रहा है, तो केस के बीच में कहीं दे दी इंजंक्शन कि जब तक पूरा केस ना खत्म हो तब तक ये इंजंक्शन चलेगी, ये टेम्पोरेरी इंजंक्शन हो गई। अब परपेचुअल, ये फाइनल ऑर्डर पे दी जाती है। मान लो टेम्पोरेरी इंजंक्शन दी हुई थी जब केस पेंडिंग चल रहा था, जब केस खत्म हुआ तब उसको परपेचुअल कर दिया, मतलब ये फाइनल ऑर्डर पे दी जाती है, परपेचुअल इंजंक्शन। ये थी हमारी जुडिशियल रेमेडीज। अब कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज आती हैं, मतलब जो आउट ऑफ कोर्ट हो, जैसे सेल्फ हेल्प। कोई ट्रेसपासर आया, आपने उसको अपनी ही मदद से बाहर कर दिया, आपको आपकी लैंड से बाहर कर दिया था, आपने री एंट्री कर ली अपनी लैंड पर। मतलब आउट ऑफ कोर्ट जो जो आप खुद करने के लिए लायक हो लॉफुली, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल है। ये था हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंडर रेमेडीज का टॉपिक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स कंप्लीट हो गया है एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स का, और जनरली भी कहूँ तो मेजर लॉ ऑफ टॉर्ट्स का पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर आपको फिर भी लगे कोई टॉपिक आपको जानना है अलग से, तो कमेंट्स में मुझे बताओ, नहीं तो ऑलमोस्ट हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स कंप्लीट हो गया। मुझे तो अच्छा लगा कि मैंने लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा दिया। अब आप भी बताना कि आपको कैसा लगा।